सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आजकल हम आपको एमसीक्यू आधारित प्रश्नों की सीरीज मुहैया करा रहे हैं और ये जो प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। तो इस प्रकार जो भी प्रश्न हम समाहित कर रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चुन चुन के मैंने ऐसे प्रश्नों को समाहित किया है, साथ ही साथ प्रश्नों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? विकल्प नंबर ए जी ऑस्टिन ने, विकल्प नंबर बी केसी वेयर ने, विकल्प नंबर सी सर आइवर जेनिंग्स ने, विकल्प नंबर डी बसु ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर विकल्पों पर हम सरसरी तौर पर नज़र दौड़ाएं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन महोदय ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। अगर हम केसी वेयर की बात करें तो केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय व्यवस्था वाला राज्य कहा। यानी केसी वेयर ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघीय है, यानी जो संघ है वो अर्धसंघीय है। अगर हम सर आइवर जेनिंग्स की बात करें तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये जो प्रश्न देख रहे हैं ऐसे प्रश्न अब पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हमको कहीं ना कहीं भ्रमित कर देते हैं। इन प्रश्नों को आप गहराई से पढ़ें, समझें, तब इसका उत्तर दें। कथन और कारण के जो प्रश्न होते हैं ये बहुतायत मात्रा में लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो यहाँ हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। कथन ये है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन क्या है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। कथन ये है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। अगर हम संघात्मक और एकात्मक की बात करें तो भारतीय संविधान संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। संघात्मक के भी लक्षण हैं और एकात्मक के भी लक्षण हैं। अगर संघात्मक लक्षणों की हम बात करें तो शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक की ओर इंगित करते हैं। अगर हम एकात्मक की बात करें तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन उपबंध, नए राज्यों के निर्माण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका, अखिल भारतीय सेवाएं, समवर्ती सूची पर संघ और राज्यों के बीच में अगर मतभेद होता है तो संघ को वरीयता और राज्य सूची के विषयों पर भी यथा समय कानून बनाने की भी शक्ति दी गई है। तो यहाँ है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यानी यहाँ संघात्मक के भी लक्षण हैं और एकात्मक के भी लक्षण हैं। तो आर क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व, विकल्प नंबर बी न्यायिक समीक्षा, विकल्प नंबर सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, विकल्प नंबर डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। आप जानते हैं
कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से ली गई है। लंबे समय तक हमारे देश पर ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो धीरे धीरे जब देश की आज़ादी के पहले जो भी एक्ट लाते थे वे अपने देश के अनुरूप ही एक्ट लाते थे। तो हम क्या थे, हम संसदीय शासन प्रणाली के धीरे धीरे आदी भी हो गए। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली है और जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है उसमें अंतर क्या है? अंतर सामूहिक उत्तरदायित्व का है? नहीं, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत वहाँ भी है और यहाँ भी है। न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश संविधान में नहीं है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। ये न्यायिक समीक्षा जो है ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कि जब व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है, व्यवस्थापिका क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली भारत में प्रचलित है, तो संसदीय शासन प्रणाली में एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के सदस्यों से मिलकर बनती है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहलाती है। तो जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा कानून बनाया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, अगर वह कानून व विधि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का अतिक्रमण करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। युक्त अगर कहीं से भी उसको लगता है कि विधि संविधान के मूलभूत ढांचे का हनन करता है तो वह उस विधि को निरस्त कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो अनुच्छेद 75 का पैरा 3 ये बताता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है यानी भारत में लोकसभा है, लोकसभा में अगर उसका विश्वास नहीं है वास्तविक कार्यपालिका का तो वह सरकार में नहीं रह सकती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य हैं सबका उत्तरदायित्व है, कोई एक ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से हट सकता है। अगर एक के खिलाफ भी लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर विकल्प नंबर सी की बात करें तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। अनुच्छेद 79 में ये बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो राष्ट्रपति प्लस संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिलाकर के संसद का रूप होता है। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ब्रिटिश संविधान में भी है, भारत में भी है। ब्रिटेन में जहाँ निम्न सदन को कॉमन सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, वहीं उच्च सदन को लॉर्ड सभा के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर डी की बात करें तो वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ब्रिटेन में भी नाम मात्र की कार्यपालिका है, भारत में भी नाम मात्र की कार्यपालिका है। हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। वहीं ब्रिटेन में जो वहाँ की महारानी होती हैं या जो राजा होता है वहाँ की नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान की अवधारणा है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया। कहाँ लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्रिटिश संविधान जो है परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। अगर पूरे विश्व में कहीं भी सर्वप्रथम लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? विकल्प नंबर 1 कठोर है,
विकल्प नंबर बी लचीला है। विकल्प नंबर सी ना ही कठोर है ना ही लचीला है। विकल्प नंबर डी अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगर हम कठोर संविधान और लचीले संविधान की बात करें तो वह संविधान कठोर संविधान माना जाता है जिसके संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली है तो वह संविधान लचीला संविधान कहा जाता है। तो भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। सर आइवर जेनिंग्स का मानना है कि भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान है। वहीं केसी वियर का मानना है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 यहाँ भी कथन और कारण का प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है भारत के संविधान में एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अगर कथन और कारण पर नज़र डालें तो जो कथन ए है भारत के संविधान में एक संघीय शासन प्रणाली है, भारतीय संविधान में जो संघीय शासन प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये भी बात सही है कि भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। भारतीय संविधान जो निर्माता थे वे भारत की एकता और अखंडता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, क्योंकि भूतकाल में उन्होंने देखा था कि भारत कैसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो वे केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। अगर हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत के संविधान में एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। यहाँ शक्तिशाली केंद्र की रचना करने का आशय ये नहीं है कि संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ शक्तिशाली केंद्र की रचना करने का आशय ये है कि भारत को वे मजबूत देश के रूप में देखना चाहते थे। भविष्य में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई राज्य विद्रोह की भावना में ना आ जाए, विद्रोही ना हो जाए, इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की। दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा यानी गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं है? विकल्प नंबर ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। विकल्प नंबर बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। विकल्प नंबर सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। विकल्प नंबर डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। आपको समय समय पे हम बताते रहे हैं और वैसे आप जानती हैं कि जो गणतंत्र होता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो हेड होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर कार्यपालिका का प्रधान जो होगा अगर वंशानुगत होगा तो वहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं होगी। आप उदाहरण देखें ब्रिटेन और भारत में। ब्रिटेन में कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक भी है और
नाम मात्र का भी है, भारत में भी नाम मात्र का भी है, वास्तविक भी है, लेकिन ब्रिटेन में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो वंशानुगत है, इसलिए वहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है नाम मात्र का, वह मतदान के जरिए, चुनाव के जरिए, निर्वाचन के जरिए निर्वाचित होता है। तो इसलिए यहाँ विकल्प नंबर जो सी है, विकल्प नंबर सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, इसका यह विकल्प नहीं है। बाकी तीनों विकल्प, विकल्प नंबर ए एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च हो, विकल्प नंबर बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, और विकल्प नंबर डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने, सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जो भारत में राजनीतिक सत्ता है उसका प्रमुख स्रोत कौन है? विकल्प नंबर ए जनता है, विकल्प नंबर बी संविधान है, विकल्प नंबर सी संसद है, विकल्प नंबर डी राष्ट्रपति है। वैसे जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च शिखर पर राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत की बात की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए जनता। अगर आप प्रस्तावना में देखें, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस शुरुआत में ही लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी यहाँ जो भारतीय जनता है उसको सुपर माना गया है। भारतीय जनता ही सत्ता का प्रमुख स्रोत है, ना कि संविधान, ना कि संसद, ना कि राष्ट्रपति। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विकल्प नंबर बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, विकल्प नंबर सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विकल्प नंबर डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चारों विकल्पों को देखें, विकल्प नंबर ए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो क्या यहाँ न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण है? नहीं है, क्योंकि समय समय पे आप देखते होंगे न्यायपालिका कार्यपालिका के खिलाफ भी डिसीजन देती है अगर वह विधि का उल्लंघन करता है। विकल्प नंबर बी देखें, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, तो क्या यहाँ कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण है? नहीं है। क्या यहाँ कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण है? नहीं है। सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने क्षेत्र में सीमित दायरे में वो अपना कार्य करते हैं। अगर कोई एक दूसरे की शक्तियों का हनन करता है तब जाके टकराव होता है। तो भारत में या संसदीय शासन प्रणाली जो होती है उसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। विकल्प नंबर सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। क्या कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प नंबर डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका निर्माण ही व्यवस्थापिका के सदस्यों से मिलकर होता है। अगर जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्य अगर व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हैं तो वे अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री पद धारण करते हैं, उसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वैसे आप जानते हैं कि समय समय पर व्यवस्थापिका वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, चाहे स्थगन प्रस्ताव के जरिए, चाहे किसी बिंदु पर चर्चा करके, काम रोको प्रस्ताव के जरिए आदि कई प्रकार के उसके पास हथियार हैं जब व्यवस्थापिका यानी विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, विकल्प नंबर बी राष्ट्रपति में, विकल्प नंबर सी मंत्रिपरिषद में, विकल्प नंबर डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर ए होगा, संसद में। अगर हम नए राज्य के गठन की बात को समझें तो जो संसद होती है साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी राज्य के गठन से संबंधित कोई बिल, कोई विधेयक
संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आप जानते हैं कि जिस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, अगर वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति अनुमोदन करने हेतु बाध्य है, यानी उस पर हस्ताक्षर करने हेतु वह बाध्य है। तो अनुच्छेद जो 3 है, संसद को साधारण बहुमत से किसी नए राज्य के गठन की शक्ति देता है। वैसे आप से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ें, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, जो समझ होती है, वो कोई दे नहीं सकता है। आप पुस्तक पढ़ें, उसके बाद रिवीजन के तौर पर ऐसी वीडियो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने में, सुनने में आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।